As you all know that this topic is divided into two parts. One is the bad debts portion and the other one is the provision for doubtful debts portion. अब उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमने पहले लेसन में ये देखा हमारे बैड डेट्स होते क्या है, हमने उसकी एक सॉल्व एग्जांपल भी देखी. नाउ इन दिस सेकंड लेसन व्हाट डू वी नीड टू डू? We need to know what are provision for doubtful debts. Now, before going through the provision for doubtful debts, it is important for you all to understand the basic accounting concept that is behind the basic concept behind the provision for doubtful debts. And what is that concept? The concept is famously known as prudence concept. I really hope that majority of you would remember that what actually is prudence concept. Let me recall its definition on the whiteboard so that we can have a very clear elaboration of it. A concept that states that a business must not overstate its assets and income and should not understate its expenses and liabilities. One of the most famous concepts of accountancy, prudence concept. Simply वो क्या बोलता है? Prudence ये बोलता है कि हमने अपने assets and income को overstate नहीं करना. जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पास करें, ऑब्वियसली इट इज वेरी फेवरेबल फॉर अ बिजनेस. बिजनेस के लिए ये बहुत फेवरेबल होता है जब भी वो अपनी एसेट्स या इनकम को ओवरस्टेट करते हैं. लेकिन अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है यू डू नॉट हैव टू ओवरस्टेट देम. फर्स्ट थिंग. द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टेट्स डू नॉट अंडरस्टेट इट्स एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज. आपका जो एक्सपेंस एंड आपकी जो लायबिलिटी है, अगर आप उसको नियर फ्यूचर में फोरसी कर रहे हैं, उसको डिटरमिन कर रहे हैं, दैट मींस इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. इट मस्ट नॉट बी मिस्ड आउट, इट मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड. अंडरस्टेटेड का मतलब है उसको कम करके रिकॉर्ड नहीं करना. यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. Provision for doubtful debts. अब let's just talk about provision for doubtful debts और उसमें देखते हैं कि how prudence has some relevance to this topic. First of all, let's just break up the words of this topic. The first word over here is provision. What do we mean by provision? I'll simply write down a definition in one single line which elaborates the idea. It is a liability of uncertain timings and amount. प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन आपकी एक लाइबिलिटी है, ठीक है? और कैसी लाइबिलिटी है? ये कैसी लाइबिलिटी है जो कि अनसर्टेन है. व्हाट डू वी मीन बाय अनसर्टेन ओवर हियर? हमें नहीं पता ये लाइबिलिटी कितनी होगी. फर्स्ट थिंग. Timings and amount. Uncertain is something that is unknown.
जिसको प्रोडिक्ट प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है विच हैज अनसर्टेन टाइमिंग्स एंड अनसर्टेन अमाउंट, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका हमें नहीं पता कि वो कितनी अमाउंट की होगी, जिसका हमें ये नहीं पता कि वो किस वक्त पर अकर हो सकती है। इसका मतलब होता है प्रोविजन। अब इसी प्रोविजन का डाउटफुल डेट्स के साथ क्या लिंक है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स होते क्या? हमने लास्ट एग्जांपल में, कल जब हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेट्स से मैं आपको एक नई एग्जांपल लिख देता हूं। वी सॉ दैट हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब लेट्स से एक बिजनेस के ट्रेड रिसीवेबल्स वर $15,000, मतलब ये सम रिसीवेबल है कस्टमर्स। अब अगर लेट्स से इसमें से 1500 आपके बैड डेट्स हो गए, 1500 आर योर बैड डेट्स, आपके जो नेट रिसीवेबल्स बाकी रह गए हैं दैट आर 13,500, राइट? अब जब ये 1500 बैड डेट्स हुए, वी नेवर न्यू कि ये एक एक्सपेंस बिजनेस को फेस करना पड़ सकता है, राइट? अब वो फेस हमने कर लिया ना। अब हमारे पास नेट रिसीवेबल्स कितने बचे हैं? 13,500, which is still due to be received from the customers. अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एक एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स इज एन एसेट। अगर हम क्लोजली असेसमेंट करें तो वी स्टिल फील कि ये 13,500 में से देयर आर स्टिल सम रिसीवेबल्स, स्टिल सम कस्टमर्स हु माइट नॉट पे, हु माइट नॉट पे। तो बेसिकली डाउटफुल डेट्स कौन से कस्टमर्स होते हैं? कस्टमर्स हु माइट नॉट पे बैक, वो कस्टमर्स जो कि शायद हमें वापस पे बैक ना करें। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का यहां पर क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि अगर आपको ये फील होता है, इफ यू हैव अ क्लोज असेसमेंट, आपने एक असेसमेंट की है, उसमें यू कैन सी दैट दीज रिसीवेबल्स माइट नॉट पे, यू क्रिएट इट्स प्रोविजन। व्हाट डू? वी क्रिएट अ प्रोविजन। Now, how is a provision created? The question that arises over here is कि एक provision को create किस तरह किया जाता है? Remember this thing, a provision is always created as a percentage of net receivables. Let me just write down these things as these are very important to note about. The question arises is that how? कैसे provision create करें? Created as a percentage of net receivables. अब अगर इस एग्जांपल में देखा जाए, नेट रिसीवेबल्स कैसे आते हैं हमारे पास? टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स फॉर दोस ईयर्स, और जो फिगर एंड पे बच गई है दैट इज योर नेट रिसीवेबल्स। लेट्स से इस बिजनेस ने डिसाइड किया कि हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे एट 1%। कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी है? 1%। अब इस 1% का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस 1% एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? इसका मतलब ये है कि इस 13,500 में से वी स्टिल डाउट, वी आर स्टिल इन डाउट दैट दिस परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स माइट नॉट पे बैक टू अस। वो शायद हमारे फंड्स हमें वापस ना करें। अब देखते हैं कितनी अमाउंट के कस्टमर्स माइट नॉट पे अस।
We are creating a provision, doubtful है. The 1% of 13,500 would be probably 135. इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें लगता है कि $135 वर्थ के कस्टमर हमें शायद पे बैक ना करें. अब इसके लिए व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इट? Accounting treatment, obviously you all know, means the double entry that is to be passed. Provision की एक ही double entry है. And what is that? Provision is recognized as an expense. मैं इधर लिख देता हूं. Provision is recognized as an expense. This is the first property of its accounting treatment. अब expense अगर हम identify कर रहे हैं तो obviously expense क्या होते हैं? Debit होते हैं. कहां पर? Income statement. So the first effect that would be income statement debit. दूसरा, provision is a liability which reduces trade receivables. प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जो कि एक तरफ एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होती है एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ योर ट्रेड रिसीवेबल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो मतलब यहां पर हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट. बिकॉज लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है वो क्रेडिट होती है. So this is the double entry that is passed whenever a provision for doubtful debts is created. अब हमने वो कितनी क्रिएट की थी? 135. तो that means कि ये बिजनेस 135 से इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेगा एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा विद $135. I hope this is as an example clear to everyone. बस दो चीजें इसकी स्पेसिफिकली याद रखनी है. Provision is recognized as an expense. Provision is a liability which reduces trade receivables. और ये इसकी ट्रीटमेंट्स करते हुए हमें आगे नजर भी आ जाए. Right? So this is the background behind the creation of provision for doubtful debts. अब यहां पर what will we do? I will quote 3 types of examples over here. Now, a question might arise in your mind that why 3 types of examples? Uska reason hai ki provision for doubtful debts has scenario based questions. Cambridge में जब भी एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा वो कोई ना कोई एक सिनेरियो आपको प्रोवाइड करेगा. अब वो सिनेरियो 3 टाइप्स के आ सकते हैं. उन 3 के अलावा और किसी भी किस्म का सिनेरियो नहीं आता. So आज I will let you know about the first scenario. ठीक है? And probably in tomorrow's lesson we'll be going through the other 2 scenarios along with a complete elaborated example. In 3 scenarios को I'll be probably giving the name 3 years. मैं 3 सालों का इनको नाम दूंगा. Let's say starting with year 1. Year 1 means first year of trading. ठीक है? पहला साल कौन सा है? The year 1 means
द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग मतलब बिजनेस अभी स्टार्ट किया गया, इट इज येट टू एक्सेलरेट. Year 2 and Year 3, these are examples for those businesses which are already trading. मतलब वो अपने बिजनेस के दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें साल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? There would be only a little difference in the treatment in the year 1 and in the following years. इनको हम year 2 and year 3 को following years भी बोल सकते हैं. For these specifically, we'll have different example. We'll start with the year 1, first year of trading. इसमें हम देखते हैं कि क्या accounting treatment पास की जाती है. Now, let's take an example of year 1. Just extra space on the board. Let's say there is a business which has trade receivables worth $11,000. एक बिजनेस है जिसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वर्थ 11,000, ठीक है? The second thing is bad debts to be written off. Now, what do we mean by to be written off over here? To be written off का मतलब है कि ये bad debts अभी हमारे receivables में से माइनस होने हैं. Provision to be maintained at let's say they decided to maintain the provision at 10% of remaining receivables. Remaining receivables का क्या मतलब है यहाँ पर? The remaining receivables means your net receivables. Okay. Now, how do they require answers? First of all, वो आपको कह सकते हैं prepare a bad debts account. Simple. अब bad debts की हम सबको एंट्री का पता है, हमने कल देखी थी. Bad debts की अमाउंट इज 1,000. लेट्स से ये एक कस्टमर था जिसका नाम था अली. तो क्या एंट्री हम पास करेंगे? द एंट्री वुड बी bad debts account debit 1,000 to Ali's account credit with 1,000. This would be the double entry for bad debts. अब इसका अगर लेजर प्रिपेयर किया जाए तो it would be something like this. Bad debts and bad debts यहाँ पर क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं 1,000 because of Ali. And simply this 1,000 would be transferred to the income statement as an expense. ये हम बाद में सीखेंगे कि ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, वो लेजर्स वाले टॉपिक में हम करेंगे इंशाल्लाह. So this is the first requirement. And what is that? Prepare a bad debts account. अब इसके अलावा और दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती है? That can be examined in a provisions question. The second requirement is
prepare a provision for doubtful debts account. अकाउंट या लेजर लिखा हो तो इट्स वन एंड सेम थिंग। अब इधर हम पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि हमारी प्रोविजन निकलेगी कितनी। As I told you, provision is always created on the remaining receivables. Remaining receivables का क्या मतलब है? आपके वो receivables which are net receivables. Net receivables कौन से होते हैं? वो receivables जिनके अंदर से हम bad debts को minus कर देते हैं. As it is evident in the question that our trade receivables were 11,000 and 1,000 were our bad debts, तो इसका मतलब है हमारे net receivables are now 10,000. And in easy words, we can say that is 10,000 में भी we doubt कि 10% of receivables won't pay back. इसका मतलब है हम उसकी एक provision create करेंगे. Let's do it. 10,000 का 10% again it would be 1,000. तो आपकी provision कितने की create होगी? Your provision would be created of $1,000. अब provision की double entry क्या होती है? The double entry for provision, as we've seen it few minutes earlier, it is income statement debit 1,000 to provision for doubtful debts account credit with 1,000. Income statement debit to provision for doubtful debts account credit. As far as the ledger is concerned, this is provisions ledger, provision for doubtful debts. अब here we can see provision क्या हो रही है, क्योंकि वो एक liability है तो वो credit हो रही है. तो provision is credited 1,000 because of income statement. अब one thing over here to note is that प्रोविजन का हमेशा एक बैलेंस होता है, हर साल में बैलेंस होता है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है. व्हाट इज इट? द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग. फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग में देयर इज नो ब्रॉट डाउन बैलेंस. अदरवाइज नॉर्मली in year 2 and in year 3 and in the following years there is always a balance of provision for doubtful debts. So इसका ultimately CD balance भी 1,000 ही आ जाएगा. This is the treatment of the provision for doubtful debts in the first year. First year में there is never a brought down balance. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. There is no balance of provision in year 1. This point will help you distinguish between the scenarios that can arise whenever we are tackling the questions for provisions for doubtful debts. Here, this was the second requirement. Now, what can be the third requirement? ये थर्ड रिक्वायरमेंट, लेट्स से अगर आपसे एग्जामिन नहीं भी की जाती तो यू मस्ट नो कि ये जो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं बैड डेट्स की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, इनको हम इनकम स्टेटमेंट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड किस तरह करते हैं. विल रिमेंबर टू थिंग्स. द फर्स्ट इज the provision that is charged and the level of bad debts. वो luckily अभी हमारी दोनों figures same है. 1,000 is for bad debts and 1,000 is for provision for doubtful debts. So let's see कि हमारी financial statements के जो extracts हैं वो किस तरह से draw किए जाते हैं.
extracts बोलते हैं little parts of the financial statements. Extracts from income statement and the statement of financial position for these adjustments. Right. सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट. आप सबको याद होगा, हमने काफी प्रैक्टिस की हुई है इनकम स्टेटमेंट की. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स कहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं इनकम स्टेटमेंट में? लेट मी टेल यू माइट रिमेंबर कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हमारे पास एक सेक्शन होता है एक्सपेंसेस का, जिसपे हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. नाउ वी ऑल नो दैट हमारे बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, और बैड डेट्स कितने आए थे हमारे? 1000. एंड उसके बाद हमारी प्रोविजन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. और वो प्रोविजन भी हमारी कितनी आई थी? इट वाज सेम 1000, जस्ट लाइक द बैड डेट्स. ऑब्वियसली दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. वो लकीली हमारी फिगर जो है वो एक जैसी आ गई है. तो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड these adjustments in the income statement. expenses वाले portion में bad debts and the provision for doubtful debts. अब इसी की जो treatment है वो statement of financial position में कैसे होती है? Let's have a look on that. Statement of financial position में the adjustment takes place something like this. उसमें जो हमारे पास कॉलम होता है करंट एसेट्स का, because this is all related to this complete topic is related to trade receivables. तो ट्रेड रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? करंट एसेट्स. व्हाट डू वी राइट ओवर हियर? वी राइट ट्रेड रिसीवेबल्स. अब सबसे पहले तो इन ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम अपने बैड डेट्स माइनस करके यहां पर नेट रिसीवेबल्स का फिगर लिखते हैं. हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स वर 11,000 एंड आवर बैड डेट्स वर 1,000. दैट मींस द नेट रिसीवेबल्स वर 10,000. दे वर 10,000. उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल debts. And it is evident, जो हमने पीछे सॉल्व की है, जो हमने लेजर अकाउंट बनाया था, कि प्रोविजन का भी बैलेंस कितना आया था? प्रोविजन का बैलेंस आया था 1000 फॉर दिस ईयर. दैट मींस ये 1000 माइनस कर देंगे तो 9000 इज द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स दैट इज नाउ लेफ्ट विद अस, बिकॉज 1000 हमारा बैड डेट हो गया था और 1000 इज गॉन एज a provision. This is the complete adjustments that is relevant to the treatment of, to the financial treatment of bad debts and the provision for doubtful debts. This was the first scenario. Isme we have almost covered 80% of the concept and the procedure to tackle such adjustments for the income statement and statement of financial position. Probably tomorrow we'll be doing the scenario 2 and the scenario 3, and uske baad I'll be uploading a worksheet for this particular lesson as well and for those two scenarios as well. Abhi ke liye you can take a 2 to 3 minute break. Uske baad I'll be having a question and answers session. Jisme you can get back to me on any of the queries that you have relevant to this lesson. This is the first year of trading for provision for doubtful debts. I hope it's clear to everyone. I have almost covered each and everything related to this. One last thing that is left to be told. As you've seen, कि provision for doubtful debts की जो treatment है,
that always reduces your assets. क्योंकि what are trade receivables? Trade receivables आपके assets, और जब भी प्रोविजन क्रिएट की जाती है आपके एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, वो लोअर हो जाते हैं, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. I'll take your leave for now and join you in few minutes for the question and answer session. Thank you very much.